गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सुजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक अर्थशास्त्र पार्ट फर्स्ट पालमपुर की कहानी। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि पालमपुर गांव में मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है या कई अन्य गैर कृषि गतिविधियां भी की जाती है, जिसमें हमने चीज़ें पढ़ी थी कि भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। किसी वस्तु का उत्पादन करने तो सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है, जो भूमि एक स्थिर होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जल, वन, इस प्रकार की मेहनत, ये परिश्रम की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखा कि इसमें श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद भौतिक पूंजी भी होती है, जो स्थायी पूंजी भी होती है, कार्यशील पूंजी भी होती है, जो कि औजार, मशीन, भवन, ये सभी क्या ये स्थायी पूंजी होती है। और उसके बाद जो कार्यशील पूंजी, जो कच्चा माल, नकद, मुद्रा, मजदूरी, ये सभी कार्यशील पूंजी होती है। और इन तीनों साधनों में यानी कि भूमि, श्रम व पूंजी को संगठित कर उत्पादन करने हेतु चौथे साधन के लिए एक मानव पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि पालमपुर गांव के लोग बहुविध फसल प्रणाली का उपयोग करते हैं। और इसकी एक दूसरी प्रणाली भी है, आधुनिक फसल प्रणाली। अब आधुनिक फसल प्रणाली में हम क्या देखते हैं कि एक ही इसमें क्या है, आधुनिक फसल प्रणाली, इसमें एक ही फसल अधिक मात्रा में, क्या कहा मैंने, अधिक मात्रा में अनाज पैदा किया जाता है। और उसके बाद देखा गया कि इसमें रासायनिक उर्वरक यानी कि यूरिया, डीएपी या और भी कई सारे ये रासायनिक जो होते हैं कि जो इसमें क्या होता है कि फसलें जल्दी से ग्रोथ करें, ठीक है। कीटनाशकों, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो जाए या इस प्रकार के ज़्यादा कीट पतंगे हो जाए तो कीट फसलों पे लग जाते हैं, फसलों को ख़राब भी करते हैं, तो कीटनाशक भी उसमें छिड़के जाते हैं। और उच्च उत्पादकता वाले बीजों एवं सिंचाई आदि का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक नाम से ही क्या, आधुनिक, जो इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, उच्च उत्पादक वाले बीज और सिंचाई आदि का उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखा गया है कि जुताई हेतु क्या होता है कि ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। कटाई हेतु हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग, जिससे जल्दी से कटिंग हो जाए हार्वेस्टर से फसलों की, और फटाफट थ्रेशर के द्वारा सीड्स, इन्हीं बीजों को अलग कर दिया जाए। और सिंचाई हेतु पंप सेटों का उपयोग किया जाता है, जो अपन कहते हैं ट्यूबवेल, है ना, का उपयोग किया जाता है। ये आधुनिक कृषि के लोग। जबकि परंपरागत में पहले क्या होता था कि रहट का उपयोग किया जाता था, ये इंजन वगैरह होते हैं ना, उनका उपयोग किया जाता था। और इससे क्या धीरे कार्य हो पाता था, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी। जबकि आधुनिक फसल प्रणाली में मेहनत कम और फसल उत्पादक ज़्यादा मिलता है। और अधिक पैदावार करने के अन्य तरीके भी हैं। तो देखिए, इसमें पालमपुर में समस्त भूमि पर, क्या कहा, समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है, सारी भूमि पर कुछ न कुछ बो दिया जाता है। और वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती पर ही डिपेंड थे। अब देखिए, बरसात के मौसम, प्यारे बच्चों, अभी बरसात का मौसम चल ही रहा है, और इस मौसम में जो बोई जाने वाली फसल है उसको खरीफ की फसल कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाएगा? खरीफ की फसल। जो देख लो 15
जून से लेकर देख लो ना 15 अक्टूबर के आसपास, यानी कि 15 या 10 या 15 अक्टूबर तक फसलें काट दी जाएगी। अक्टूबर यानी क्या होता है कि एक तो होता है खरीफ, दूसरी होती है रबी और तीसरी होती है जायद। इनमें क्या है, सभी में 4-4 महीने डिवाइड कर दिए गए, ठीक है ना। ये हो गई बरसात की, जो कि 15 जून से 15 अक्टूबर, या फिर देख लो ना जुलाई सितंबर अक्टूबर, फिर अक्टूबर के वापस ले लेते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, ठीक है ना। फिर जनवरी फरवरी मार्च और ये अप्रैल, ठीक है ना। ये इस प्रकार डिवाइड कर दिया जाता है। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, यानी कि 15 अक्टूबर से लेके 15 जनवरी तक, जनवरी पूरा मान लो ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, या इस प्रकार यूँ डिवाइड कर दिए गए, 4-4 महीने डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो अक्टूबर, फिर देख लो कि ये नवंबर से लेके फरवरी तक, और फरवरी आधा, और 15 फरवरी से लेके ये 15 जून आ गया वापस। इस प्रकार ये 4-4 महीने, जो कि खरीफ की तो हो गई वर्षा, सर्दी, और ये जायद हो गई गर्मी की। तो इस प्रकार खरीफ की जो फसल है, इसमें पालमपुर के गांव के जो लोग हैं ना, किसान ज्वार बाजरा उगाते थे, और उसके बाद जो बाजरा और ज्वार उगाते थे, वो जो बाद में जो को पौधे होते धान तो ले लेते थे, और जो चारा जो होता था वो पशुओं के लिए उपयोग में लेते थे। और अक्टूबर और दिसंबर के बीच ये क्या करते थे, आलू की खेती करते थे। कौन? पालमपुर गांव के लोग। उसके बाद देखिए सर्दी के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है बच्चों? रबी की, ठीक है ना। और वहाँ के लोग जो हैं खेतों में गेहूँ उगाते थे और मंडी में भी बेच देते थे। जितना हो सकता है वो परिवार के लिए भी बचा लेते थे, परिवार के लिए रखते और फिर मंडी में बेच देते थे। भूमि की एक भाग पर गन्ने की खेती की जाती थी, जिसे गुड़ बनता था। गन्ने की खेती एक ही बार की जाती थी। उसमें क्या, एक वर्ष में देखिए, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कही जाती है। बहुविध का नाम है ना एक से ज़्यादा, है ना। इसमें पालमपुर गांव के लोग तीसरी फसल के रूप में आलू की खेती करते थे। इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब देखिए पंजाब की और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो गई, चंडीगढ़, और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ, ठीक है। तो देखिए भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ के जो किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले उपयोग किया था। कहाँ के? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा इन्होंने उपयोग किया था। इसमें गेहूं की फसल
ज़्यादा प्राप्त की गई थी। यानी कि यूँ देख लो ना, ये हरित क्रांति का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? हरित क्रांति का। हरित क्रांति का प्रभाव। तो देखिए, अब आगे देखिए, हरित क्रांति इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। हरित क्रांति जो भारत में जो एक अनाज के रूप में बूम आया था, वो हरित क्रांति के रूप में आया था, जो कि ये इस तरफ ये पंजाब, हरियाणा और यूपी में ज़्यादा बोई गई थी। इसमें देखिए 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों यानी कि HYV, ध्यान रखना, HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए। HYV जो बीज थे ना, जो ये लोग के पहले पुराने ये अच्छी किस्म के बीज यूज़ नहीं करते थे, इनको इतना नॉलेज नहीं था, तो एक बीज की उपज आई HYV, यानी कि HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यानी कि उच्च उपज किस्म के बीज, जो कि अच्छी उत्पादकता देते, अगर कम जोत की जाए ना तो भी ये अच्छी उत्पादकता दे देते हैं। अब इसमें जो है भारत में हरित क्रांति के जनक, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन थे। कौन थे? एस स्वामीनाथन। और इन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की मिट्टी का परीक्षण किया, जांच की मिट्टी की, और एक तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की, जिसमें देखिए गेहूं, चावल व दालें ज़्यादा बोई गई। गेहूं, चावल, दालें ज़्यादा बोई गई। इसमें सबसे ज़्यादा बूम आया गेहूं की पैदावार ज़्यादा प्राप्त की गई। वो भी किसे? HYV बीजों के द्वारा। याद रखना, हरित क्रांति में इस प्रकार ये ज़्यादा पैदावार ले सके। अब देखिए, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग पंजाब में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पंजाब में। वहाँ खेती भी ज़्यादा होती है, नदियाँ भी वहाँ कितनी 5 नदियाँ बहती हैं और पानी ज़्यादा है, और वहाँ गेहूँ और चावल ज़्यादा होते हैं। तो और लेकिन उसके बाद भी ये रासायनिक खाद का भी सबसे, पूरे भारत देश में से सबसे ज़्यादा वहाँ पंजाब में इसका रासायनिक खाद का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुविध फसल प्रणाली भी थी, आधुनिक फसल प्रणाली भी थी। तो पहले किसान कृषि में परंपरागत विधियों का उपयोग करते थे और परंपरागत विधियों में ही अपने बीजों का, पशुओं के गोबर से बनी खाद का प्रयोग करते थे। सिंचाई व अन्य कृषि कार्यों का परंपरागत तरीकों का उपयोग करते थे और बहुत कम नकद की आवश्यकता पड़ती थी। और वर्तमान में आधुनिक विधियों से खेती करने लगे। फिर धीरे धीरे हाई यील्ड जो सीड्स आए उसका उपयोग करने लगे। तो और आधुनिक विधियों का प्रयोग करने लगे और आधुनिक आगतों का प्रयोग करने लगे। आधुनिक
आगत। आगत मतलब मशीनीकरण, मशीनीकरण। जितने भी तो वो यंत्रों का प्रयोग करने लगे थे, है ना। और इसमें रासायनिक खाद भी ज़्यादा प्रयोग करने लगे, कृषकों को बाजार से क्रय करनी पड़ती थी, और जिससे कि वो अधिक से अधिक नकद भी प्राप्त कर लेते थे। तो इस प्रकार हरित क्रांति के कारण कई जगह उच्च उर्वरता बढ़ी। अब एक इसमें कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ा। दुष्प्रभाव ये पड़ा कि हरित क्रांति के कारण कई जगह उच्च उर्वरता बढ़ गई। जैसे मान लो कि पंजाब में अच्छी पैदावार हुई, जबकि हरियाणा प्लस यूपी में क्या हुआ कि कई स्थानों पर मिट्टी उर्वरता कम हो गई, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे उर्वर क्षमता कम हो गई। अत्यधिक सिंचाई से भूम जल स्तर कम हो गया। भूम जल स्तर का मतलब ये होता है भूमि का जल स्तर कम हो गया। अब कम होने का अर्थ ये है कि एक ही खेत में मान लो 50 बीघा ज़मीन है। 50 बीघा ज़मीन में मान लो 4 टुकड़े होते हैं, तो 4 टुकड़ों में क्या होता है कि चारों ने भूमि का बंटवारा किया, और बंटवारा करने के बाद इन्होंने क्या कि सभी ने अपने अपने कुएं या नलकूप खोद दिया। तो ज़मीन में पानी तो एक ही जगह है ना, तो वो पानी इधर उधर हो गया, और इससे भूमि का जल स्तर भी कम पड़ने लगा, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक करने लगे, जिससे कि ज़्यादा पानी का यानी कि जल दोहन होने लगा। अब पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज पहले क्या थी, 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, है ना। तो फिर इन्होंने क्या कि HYV बीजों से उपज, HY बीजों का उपयोग किया, तो उनकी उपज पहले कितनी थी, 1300 किलोग्राम प्रति, फिर हो गई 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। तो इस प्रकार ये अच्छे बीजों, अच्छी किस्म के बीज, अच्छी किस्म के यंत्र, अच्छी किस्म की दवाइयों से फ़र्क भी पड़ता है। इससे कम मेहनत में भी अच्छी से अच्छी लागत में कार्य कर सकते हैं। अब देखिए अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। अधिशेष का अर्थ क्या होता है कि प्राय छोटे कृषकों के पास कृषि अधिशेष बहुत कम बचता है। क्या होता है, कृषि अधिशेष बहुत कम बचता है या बचता ही नहीं है। अर्थात मानो गेहूं की उपज हुई, उसमें पहले परिवार के खाने के लिए उन्होंने गेहूं रखे, फिर बचा हुआ मंडी में बेच देते थे। जैसे मान लो गेहूं हुए, तो गेहूं को उन लोगों ने क्या किया कि जितने हुए उसमें से उन्होंने साल भर के लिए खाने के लिए रख दिया उन्होंने, और उसके बाद कभी बचते हैं कभी नहीं भी बचते हैं, तो मार्केट से जो ब्याज के पैसे लाए हैं या उधार लाए हैं, इस प्रकार वो उनको भी चुकाना पड़ता है। तो वो इस प्रकार मंडी में ले जाके बेचते हैं, और फिर उनका मंडी में व्यवहार भी रखना पड़ता है। इस प्रकार वो अधिशेष कृषि उत्पादक होता है। तो इस प्रकार देखा कि किसान किस प्रकार संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, बहुविध फसल प्रणाली भी उपयोग करता है, उसके साथ नई चीज़ें, नवाचार भी सीखता है, जिसमें उन्होंने नवाचार, आधुनिक कृषि
पर भी कार्य किया और फिर उन्होंने धीरे धीरे हाई हील्ड बीजों का भी उपयोग किया और कई चीज़ें उन्होंने सीखी भी है। जबकि मझोले एवं बड़े कृषकों के पास जो अतिशेष बचता है वे निकट की मंडियों तथा बाजारों में बेच देते हैं। जो उनसे बड़े जो कृषक होते हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीन भी होती है और बहुत सारे चीज़ें ज़मीन होती है, तो अच्छा उत्पाद भी होता है, तो वो घर के खाने के रखने के बाद वो मंडी में जाके अपना माल बेच देते थे। अब देखिए पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। अब पालमपुर में जो काफ़ी लोग किसान जो थे वो कृषि कार्य के साथ साथ दूसरे कार्य भी करते थे। ये तो अपने को पता है कि हर कोई व्यक्ति खेती नहीं करता है, कृषि का कार्य नहीं करता, हर किसी के पास ज़मीनें नहीं होती हैं, तो वो गैर कृषि यानी कि कृषि के अलावा दूसरा कार्य जो करते हैं, है ना। तो पालमपुर में कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि है। कृषि क्या है? आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमी, पैसे कमाने के लिए कृषि कार्य करते हैं ज़्यादातर पालमपुर में। और इसके अतिरिक्त ग्रामीण कई अन्य गैर कृषि कार्यों में भी संलग्न है। और वो कार्य कौन से हैं? डेयरी जो है पालमपुर में कृषि के अतिरिक्त डेयरी मुख्य व्यवसाय है। लोग दूध को आसपास के क्षेत्रों में और गांव में बेचते हैं। और डेयरी से क्या है, कुछ लोग डेयरी लगाते हैं और आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ दूध लाके उनको दे देते हैं और वो लोग फिर आगे फीट वेट जो भी है निकालना करना, उनका जो रेस है वो निकालते हैं और फिर दूध को डीप फ्रीज में रखने के बाद वो आगे सप्लाई भी करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो दूध का कार्य भी करते हैं, अपने पशु भी रखते हैं और दूध का कार्य भी करते हैं। उसके बाद देखिए लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय छोटे स्तर पर खुद का कार्य करते हैं। कई विनिर्माण जो कि खुद ही कार्य करते हैं। गुड़ बनाना। अब गुड़ बनाना कैसे हुआ कि खेतों में गन्ना बोते हैं और फिर कटाई छटाई होती है और फिर वो धीरे धीरे उसमें से गुड़, ये गन्नों का जूस निकालते हैं, गर्म करते हैं और ये सारा प्रोसेस वो करते रहो तो गुड़ बनाने का कार्य करते हैं। और गुड़ जो है वो भेलियों के रूप में आगे जाता है। तेल मिल। अब तेल मिल में क्या कि जो भी आसपास के जो जितने भी तिल वगैरह होते हैं, मूंगफली, तिल, सरसों वगैरह होते हैं, वो तेल मिल के पास वहाँ ले आते हैं और सारे वो तेल निकाल के आगे प्रोडक्ट करते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना। और कई ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय भी हैं जो मिट्टी के बर्तन, मटके वगैरह, ये खिलौने वगैरह ये बनते हैं और लोग अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। और इसमें लघु स्तरीय विनिर्माण में क्या है कि किराए पर भी श्रमिक लगाए जाते हैं। कई बार ऐसे भी होता है, जैसे अपने देख लो कि मेहंदी के कोन बनाए जाते हैं। क्या होता है कि मेहंदी के कोन बनाना। अब कई गांव में कई लोग फ्री भी बैठे रहते हैं, तो उसमें क्या है कि वो अपना लघु स्तरीय कार्य करते हैं और कोन बनाते हैं और काफ़ी लोगों को वहाँ लगवा भी देते हैं और फिर एक ही जगह से वो सामान लाते हैं और वापस वहाँ जाके उनको दे देते हैं।
और कौन पे उनको एक कौन पे, मतलब जो प्लास्टिक का कौन होता है माल मटेरियल उनका होता है, और एक कौन पे उनको 2 रुपये या 1.5 रुपये मिल जाता है और वो आगे दे देते हैं। और फिर कई जगह होता है पापड़ बनाना, चूड़ी बनाना, है ना, इस प्रकार भी होता है। कई ऐसे निर्माण होते हैं। उसके बाद देखिए छोटे दुकानदार क्या होते हैं, जो दैनिक जीवन की वस्तुएं बेचते हैं, अपना जीवोपार्जन चलाते हैं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और परिवहन में जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, बस, रिक्शा इत्यादि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के साधन रखते हैं। उसके बाद देखिए कृषि जोतों के आधार पर कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से 3 भागों में उनको वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? छोटी जोत होती है, जिनका क्या होता है कि 2 हेक्टेयर से कम जोत होता है, ये छोटे कृषकों के पास होता है। 2 हेक्टेयर से भी कम जोतें होती है, छोटे खेत होते हैं जो ये छोटे किसान कार्य करते हैं। फिर मध्यम जोत, यानी कि 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है किंतु 10 हेक्टेयर से कम, यानी कि 2 से 10 के बीच में होती है, वो मध्यम जोत वाले होते हैं। इनके पास थोड़े से बड़े खेत होते हैं। फिर वृहद यानी बड़े वृहद जोत के जो खेत होते हैं वो बड़े जोतों की कृषि भूमि 10 हेक्टेयर से अधिक और बड़े कृषकों के पास ये होती है। बड़े बड़े बागान होते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, वो उनमें वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार देखा कि पालमपुर गांव में किस प्रकार लोग अपना कार्य करते हैं और किस प्रकार अपनी जोतों को करते हैं। तो इसमें कई भूमिहीन, छोटे कृषक, मझले, बड़े कृषक, तो इस प्रकार वो 450 परिवारों का जो लोग हैं वो इस प्रकार वो कार्य करते हैं, जो कि कई बार सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग करते हैं, औजार, मशीन, दोनों आदि को भी शामिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको ढंग से वापस सुनना है, समझना है, और जब प्रश्न प्रेषित हो तो उनको वीडियो सुन करके ढंग से आंसर देने हैं, डेट लगानी है और स्केल से लाइन खींचनी है, और पेज नंबर नहीं लगाए तो पेज नंबर भी लगाने हैं, और प्रत्येक प्रश्न के बाद आंसर लिखना, फिर लाइन खींचनी है। ठीक है, थैंक यू।